हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन। और इसके पहले कार्बोक्जिलिक एसिड पे 2 लेक्चर आ चुका है। एक में हमने प्रिपरेशन पढ़ा था और दूसरा में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ये देखा था। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड का ही सेकंड पार्ट, या ये बोलो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट। और आज के लेक्चर में कार्बोक्जिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव विद इन सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस की बात करें या थोड़ा मोर डिटेल की बात करें तो वो हम जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस भी बताएंगे। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं निकलना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन, एसिड का रिडक्शन हमने बताया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा CH2OH, जबकि एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को रिड्यूस कर देगा। हम पहले ही बता चुके हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसके वजह से कार्बोक्जिलिक एसिड एंड उसके किसी भी डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता है। एक्सेप्शन है एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर देता है, अदरवाइज किसी भी कार्बोक्जिलिक एसिड डेरिवेटिव को या कार्बोक्जिलिक एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एसिड कार्बोक्जिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है और उसके सारे डेरिवेटिव्स को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट यहां पे क्या, एक और चीज, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो इसको रिड्यूस करेगा ही नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा। तो 1 नंबर पे ये और 2 नंबर पे तुमको H2O या H3O+ लेना ही पड़ेगा। नहीं भी लिखा रहा है तो अंडरस्टूड है ये। B2S6 इंपॉर्टेंट ये है, B2S6 डाइबोरेन पहली बार आया है लेक्चर में। B2S6 भी एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो B2S6 है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में B2S6 को बेटर माना जाता है। क्यों? तो इसका आंसर ये है। एक और चीज, इसका मैकेनिज्म क्या होगा इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जरूरत नहीं है, बट ये पॉइंट जरूर याद रखना, B2S6 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में एक तरह से ज्यादा अच्छा। देखो स्ट्रेंथ वाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, B2S6 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बट B2S6 का एक खास बात है कि B2S6 सेलेक्टिवली एसिड को ही रिड्यूस करता है, उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो, हेलो, ये सब अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको B2S6 रिड्यूस नहीं करता है, एसिड को ही रिड्यूस करता है सेलेक्टिवली। इसका फायदा कहां मिलता है बताएंगे अभी, बट ये पॉइंट ध्यान रखना, B2S6 डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो एंड हेलो एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कई फंक्शनल ग्रुप है जिसको नहीं रिड्यूस कर पाता है B2S6। तुम ये याद रखना कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एसिड ग्रुप भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है, ईस्टर ग्रुप भी है और भी कई ग्रुप है, लेकिन तुमको सेलेक्टिवली एसिड को केवल रिड्यूस करना है तो तुमको B2S6 लेना चाहिए, ना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना चाहिए। एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं।
एक कंपाउंड बना लें हम कुछ ऐसा, एसिड हो गया, इधर हम बना लिए NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और इधर 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 हम बना लिए स्टर ग्रुप, और एक और इधर 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 कहीं हम Br ले लिए। देखो, अगर इसको तुम एक बार रिएक्शन कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, एंड एक बार रिएक्शन कराओ B2H6 के साथ, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको भी, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को भी रिड्यूस करता है, ये NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर देता है, Br को भी H में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हाइड्राइड डोनर होता है, H- निकल कर अटैक करेगा, Br- बाहर निकल जाएगा। तो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो ये कंपाउंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके देखो क्या बनेगा, CH2OH। अगर इधर हम बढ़े तो ये बनेगा यहाँ पे भी OH, और साथ साथ यहाँ पे निकलेगा ROH। नीचे ये बन जाएगा NH2। ठीक है, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे रिएक्शन तो ये बनेगा, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ईस्टर है, ईस्टर भी अल्कोहल में, और ये अल्कोहल बाहर निकल के अल्कोहल में ही कन्वर्टेड रहेगा, ये NH2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये Br यहाँ से H- निकलेगा, Br- अटैक करेगा, Br- निकल जाएगा, ये कार्बन का चेन बन जाएगा, नॉर्मल हैलोजन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन यही B2H6 का रिएक्शन कराते हो इसके साथ, एक और चीज इसके साथ, ये लेने के बाद H3O+ लेना पड़ेगा, ये H2O लेना पड़ेगा। B2H6 के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हो तो बड़ा सिंपल है, ये केवल और केवल एसिड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी भी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। यहां पे हमने लिखा है ईस्टर नाइट्रो हेलो ग्रुप को तो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब इसको और इसको कुछ नहीं होगा, जो होगा बस इसको होगा। देखो क्या बनेगा, ओ शिट, ये तो एजिटिज रहेगा, और इधर ठीक है। तो B2H6 के साथ रिएक्शन कराओगे केवल एसिड ग्रुप रिड्यूस होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे एसिड ईस्टर हेलो नाइट्रो सारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये खास बात है B2H6 का, इंपॉर्टेंट है, नजर जरूर रखोगे इस पे। और ये लाइन हमने NCERT से कॉपी किया है, तो ऑफ कोर्स बोर्ड भी पूछ सकता है, मेन भी पूछ सकता है, एडवांस और नीट दोनों में पूछा जा सकता है, सारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर एसिड का रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, बट डीकार्बोक्सिलेशन हम काफी डिटेल में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पे कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। 30 सेकंड या 1 मिनट में इसको बाहर कर देंगे, मतलब पढ़ा के खत्म कर देंगे। हटा रहे हैं इसको, देखो फटाफट। अगर एसिड है, एसिड तो हमने बोला था कि इसको सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब NaOH सोडा हो गया, लाइम क्विक लाइम, लाइम बताओ क्या होगा, बोलो,
एक मिनट, शायद मम्मी बुला रही है मेरे को। NaOH एंड CaO, सोडा लाइम, NaOH एंड CaO, सोडा लाइम। जाने बोल दो। नहीं नहीं, न बनवाएंगे। हाँ, तो सोडा लाइम, NaOH एंड CaO। सोडा लाइम क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन करा देता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को बाहर कर देना। कार्बोक्सिल ग्रुप CO2 को बोलते हैं। तो ये CO2 बाहर हो जाएगा, RH बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में डिटेल में हमने बताया है। यहाँ पे अच्छा यील्ड अगर लेना है तो 3:1 का रेशियो लो, मतलब NaOH का 3 मोल और CaO का 1 मोल लेना चाहिए। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे इसके साथ जो बनता है ये NaOH CO2 के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने एक और चीज बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो बट बीटा कीटो एसिड हो, बीटा कीटो एसिड, वैसे केस में बिना किसी सोडा लाइम के केवल हीट कर देने से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता था। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन होता था, उसको याद रखोगे। डिटेल में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाया था, जो यूट्यूब पे वीडियो जिसका अवेलेबल है। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन। डिटेल यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको देख लो। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बताया है, काफी डिटेल में बताया है, इसलिए इसका जिक्र भी यहां पे नहीं करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा तुम्हें कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में। ये सारा रिएक्शन एसिड का है, इसलिए यहां पे नाम हमने लिख दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनफैक्ट एसिड चैप्टर में ज्यादातर रिएक्शंस पहले ही पढ़ा हुआ है हमारा, इसलिए बहुत कम टाइम लग रहा है। हालांकि ये एक रिएक्शन ऐसा है जो नया है, जो पहले कभी नहीं आया है। तो देखते हैं हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? HVZ रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की ये सब साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे होता है। अब तुमको लग सकता है ऐसा कौन सा नाम है सर, हेल वोल्हार्ड? हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इन नाम पे उतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, अभी तक जितना रिएक्शन हमने देखा है उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ है किसी रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटा है, किसी रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटा है। अभी तक यही हुआ है। लेकिन अब अगला जो रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, इसमें न ये बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल, न इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये जो कार्बन का चेन है ना, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें भी अल्फा कार्बन पे इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन में होता ये है, एसिड का जो अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा नहीं है, ये इसी पे डबल बॉन्ड O है, इसके बगल वाले को इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है, यही होता है ओवरऑल। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हट के वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है हेल वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जरूर देखेंगे। एक और चीज, इसके बाद यहां जो X2 होता है, जनरली
H2Br2 लिया जाता है और Cl2 लिया जाता है। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो अल्फा हेलो एसिड बनता है, इसको तुम चाहो तो इस X के जगह पे खूब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से हो सकता है, तो X हट के यहाँ पे NH2 आ सकता है, और अगर X हट के NH2 आ गया तो वैसे केस में ये बन जाता है अल्फा हेलो एसिड के जगह पे अल्फा एमिनो एसिड, और अल्फा एमिनो एसिड प्रोटीन का एक ग्रेडियंट है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में देखते हैं। सेम वाला होता क्या है, जो X2 और रेड फास्फोरस, बाय द वे X2Cl2 लिए हैं और रेड फास्फोरस लिए हैं। जनरली ये जो हेलो होता है, हेलोजन होता है, इसको एक्सेस में लेते हैं, जिसके वजह से ये दोनों मिलके Cl2 और PCl3 बना रहता है, या Cl2 एंड PCl5 बना रहता है, या तो Cl2 प्लस PCl3 बन जाएगा या Cl2 प्लस PCl5 बन जाएगा। हम बोल रहे हैं इसको एक्सेस में लिया जाता है और इसको लिमिटेड लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में या तो ये दिया रहेगा या ये भी दिया रह सकता है, जनरली यही दिया रहेगा। तो होता क्या है, गौर करना। जो एसिड है CH3, यही वाला ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसका पहले रिएक्शन होता है PCl3 के साथ। PCl3 के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो OH है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, Cl में। सॉरी, एक कार्बन छूट गया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड से एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको करा दो टॉटोमेराइज, इसको कराओ टॉटोमेराइज कराएंगे तो देखो क्या होगा, यह वाला H प्लस निकलेगा। देखो H को नीचे कर देते हैं तो शायद समझना आसान हो जाए। देखो ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और ये H प्लस इधर चला गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH Cl, ठीक है। ये कीटो फॉर्म एंड ये इनॉल फॉर्म। टोटोमेराइज होने के बाद इसका रिएक्शन करा दो, किसके साथ, Cl। कराओगे नहीं, अपने आप होता जाएगा। ये जो लोन पेयर है ये आया इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट के निगेटिव चार्ज बना, और ये निगेटिव चार्ज इस Cl पे अटैक करके इधर बाहर कर दिया। मतलब इसको इधर करो और यहाँ से अटैक करा के ये आउट, है ना। या ये करने के बजाय बेटर तो ये होगा, समझाने के लिए हम लोग जरूर ये करते हैं, लेकिन कोशिश सही ये होगा कि ऐसे कर दो। मतलब ये लोन पेयर नीचे आया, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे क्लोरीन पे अटैक करके ये Cl माइनस बाहर निकल गया। हुआ ओवरऑल यही है, ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज अटैक किया, ये आउट। देखो क्या बन गया, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OH Cl, और यहाँ पे Cl माइनस बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये Cl माइनस यहाँ से H प्लस निकाल लेगा और बन गया CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ये बन गया। यहाँ से H प्लस निकल गया, H प्लस को ये Cl माइनस निकाल लिया। इसके बाद अब क्या करो, हमने बोला ये बन के रुका रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको पानी दोगे H2O, तो एसिड डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड होता है। इससे फटाक से पानी से रिएक्शन करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। CH3 CH CH3
CHCl C डबल बॉन्ड O OH। हो गया। कई सारा पॉइंट्स है इसमें जो समझने का है। तुम ये सोच सकते हो कि सर एसिड क्लोराइड में टॉटोमेराइजेशन होता है, टॉटोमेराइजेशन तो कीटोइनॉल में होता है, तो ये जान लो एसिड क्लोराइड में भी टॉटोमेराइजेशन होता है। एसिड में टॉटोमेराइजेशन नहीं के बराबर होता है, नहीं ही होता है। एसिड क्लोराइड में ठीक ठाक एक्सटेंट में टॉटोमेराइजेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सोचोगे। और अगर इसका आंसर नहीं भी मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूर याद रखोगे एसिड में टॉटोमेराइजेशन नहीं होता, बट एसिड क्लोराइड में कुछ एक्सटेंट तक हो जाता है टॉटोमेराइजेशन। जरा गौर करो, तुम ये बोल सकते थे कि सर हम रेड फास्फोरस क्यों लिए, केवल Cl2 लेते और ये एसिड ले लेते, एसिड को ही हम टॉटोमेराइज कर देते एसिड को ही। ठीक है, इधर हम हटाते हैं ताकि समझाने में हमको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तुम ये भी बोल सकते थे कि सर हम एसिड ही ले लेते, एसिड और एसिड को ही करा देते टॉटोमेराइज, एसिड को टॉटोमेराइज करा देते और उसके बाद Cl2 का रिएक्शन करा देते, ये लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, और यहां से फिर अटैक यहां पे हो जाता, ये आउट। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमने बोला एसिड में टॉटोमेराइजेशन नहीं होता है, जबकि एसिड क्लोराइड में कुछ एक्सटेंट तक होता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सोचोगे क्यों एसिड में टॉटोमेराइजेशन नहीं होता है और एसिड क्लोराइड में ऐसा क्या है कि होता है। तो इनफैक्ट हम एसिड क्लोराइड बनाए ही इसीलिए थे ताकि टॉटोमेराइजेशन हो सके, और एसिड क्लोराइड बनाने के लिए केवल Cl2 दे देने से तो एसिड क्लोराइड नहीं बनेगा, उसके साथ फास्फोरस देना पड़ेगा ताकि PCl3 बने, और PCl3 तो एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर ही देता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो ये बन गया अल्फा हेलो एसिड। अब ये जो अल्फा हेलो एसिड बना है इसका क्या एडवांटेज है देखना जरा। अल्फा हेलो एसिड, ये और इधर, और ये है हैलोजन, यहां पे Cl है। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसका रिएक्शन NH3 के साथ करा सकते हो। NH3 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये यहां पे अटैक करके ये आउट SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन होने के बाद फाइनली बनेगा NH2 डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे ठीक है। तुम चाहो तो यहां से NH3 का रिएक्शन, अच्छा रुक जाओ, अभी NH3 का रिएक्शन करा है, ये हो गया। तुमको ऐसा लग सकता है कि NH3 तो एसिड के साथ सॉल्ट बना लेगा सर। हाँ बिल्कुल सॉल्ट बना लेगा, बना सकते हो सॉल्ट भी, लेकिन सॉल्ट बनाने के साथ साथ यहां पे सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और यहां सॉल्ट बना रहेगा। तो सॉल्ट को हटाने के लिए H3O+ दे दो, फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे भी जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसमें से ज्यादातर रिएक्शन में एक प्रोसेस किया जाता है जिसको बोला जाता है वर्क अप प्रोसेस। उसमें H3O+ के साथ या एक्वस NaOH के साथ उसको वॉश किया जाता है। ये बोल सकते हो कि लास्ट में H3O+ के साथ या एक्वस डाइल्यूट NaOH के साथ उसका रिएक्शन कराया ही जाता है। तो अंडरस्टूड सा होता है, जिसे हमने बोला नहीं है, हमने बोला है पहले भी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब भी रिएक्शन कराते हैं उसके बाद H3O+ जरूर लेते हैं। तो ये इनफैक्ट वर्क अप प्रोसेस का ही पार्ट है, वो वर्क अप प्रोसेस ही है। लिखा रहे H3O+ तब भी सही है, नहीं लिखा रहे तब भी सही है, लेकिन हमें लगता है 12th लेवल पे जरूर लिखा रहना चाहिए। इसलिए तुम भी जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे तो उसके बाद 2 नंबर पे H3O+ या H2O जरूर दोगे। जनरली H3O+ लिया जाता है। ठीक है, तो NH3 लोगे तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, साथ साथ यहां सॉल्ट भी बनेगा, फिर H3O+ दे दोगे, सॉल्ट हट जाएगा। ठीक है।
ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो इससे ये बना देने में कोई गलती नहीं है, सही है। लास्ट में हम वर्कअप प्रोसेस को शो नहीं किए इनफैक्ट, और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, ये क्या बात हो गया? देखो ये एसिड है, इसका अल्फा कार्बन ये है जिसपे एमिनो ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं डाइट्स के फॉर्म में, या बॉडी में सेल्फ प्रोटीन जो जनरेट होता है, उसका मेन ग्रेडियंट वो एक्चुअली में अल्फा एमिनो एसिड से ही बना होता है, इसी से बना होता है। ये जो इसको बोलते हैं साइड चेन, तो इसमें अभी CH3 है, ये अगर H होता तो हम बोलते हैं ग्लाइसिन। ये CH3 है तो कुछ और नाम होगा, और ये इसी को बदलते जाओ तो अलग अलग अल्फा एमिनो एसिड बनता जाएगा। बायोमोलिकुल्स में तुम्हें प्रोटीन पढ़ना है जिसमें 20 अल्फा एमिनो एसिड का लिस्ट भी दिया है, जो तुम्हें याद भी रखना चाहिए। तो हम बायोमोलिकुल्स में उस पर डिटेल बात करेंगे। यहां पे बताने का पर्पस ये है, तुम हेल्बोलाहर्ट-ज़िलेंस्की रिएक्शन से एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हो जो प्रोटीन का मेन ग्रेडियंट है, प्रोटीन का ग्रेडियंट है जिससे प्रोटीन बना होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन, ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम चाहो तो यहां तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते थे, और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इसको आउट कर देगा SN2 फैशन में। तो बताओ ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट हुआ। एसिड के अल्फा पोजीशन पे ये हैलोजन को ला देता है, और हैलोजन आ गया तो हैलोजन को हटा के तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ ही सकता है। मतलब इनडायरेक्टली ये रिएक्शन बोल रहा है कि एसिड के अल्फा पोजीशन पे तुम चाहो तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ला सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें HBZ करके हैलोजन लाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल दो, हैलोजन हट जाएगा, वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये था HBZ रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं एसिड यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनफैक्ट इस सेक्शन में हम खासकर एनसीईआरटी के पॉइंट्स को लाते हैं, उन पॉइंट्स को जो बच्चा भूल जाता है और हमें लगता है कि ये याद रखना चाहिए। तो एसिड का यूज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज तो कई जगह पे है, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, जो हमें लगता है कि तुमसे पूछा जाएगा, वो है नाइलॉन 66। एक पॉलीमर होता है जिसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है एडीपिक एसिड को। एडीपिक एसिड हेक्सेन डाइओइक एसिड को बोलते हैं, जिससे कि नाइलॉन 66 बनाया जाता है। हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन डाइओइक, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका रिएक्शन करा दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइएमीन के साथ। हेक्सेन डाइएमीन के साथ रिएक्शन क्या कराया जाता है? हेक्सेन डाइओइक एसिड का HO और यहां से एक H निकाल लो, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बनेगा, देखो क्या, एमाइड बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एमीन है, यहां पे एसिड एमीन, एसिड एमीन, इस तरह से एसिड एमीन एसिड एमीन एसिड एमीन करके समझो लाइन से खड़ा कर दो, और हर जगह से H2 निकाल दो, तो जो एक पॉलीमर बनेगा यही है नाइलॉन 66। डिटेल बात करेंगे जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेस्ट फॉर एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, टेस्ट मतलब खा के देखना है, नहीं खा के या पी के नहीं देखना है। इनफैक्ट दो कंपाउंड है, दो अलग अलग वेसल में, एक में एसिड है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक में कोई और कंपाउंड है लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड या कोई और कंपाउंड है। हमें कैसे पता चलेगा किस वेसल में एसिड है? अगर रैपर नहीं लगा हो तो, रैपर लगा रहेगा तो लिखा रहेगा कि एसिड है और ये अल्कोहल है, नहीं लगा है तो तुम कैसे पता करोगे कि किस में एसिड है और किस में एसिड नहीं है? इसी को हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर एसिड के कैटेगरी में। 3 टेस्ट तुम्हें मेनली पढ़ना है, एक को बोलते हैं लिटमस टेस्ट, एक को सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और एक को ईस्टर टेस्ट। जाने अनजाने हम तीनों पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो बात जरूर करेंगे।
देखो, सबसे पहले लिटमस टेस्ट। हालांकि इस पे बात करना बेवकूफ़ी है, चूंकि ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर ही देगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, एक बड़ा सा वेसल है, दो वेसल है, एक किसी में एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरे किसी में अल्कोहल है। कैसे पता चलेगा किस में एसिड है किस में अल्कोहल है? दोनों से, एक में ए है और एक बी है, दोनों से थोड़ा थोड़ा सैंपल कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए लिए, यहाँ पे बी लिए हैं, दोनों में लिटमस पेपर डालेंगे। अगर लिटमस पेपर का कलर, लिटमस पेपर हम ब्लू कलर का रखेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को दोनों में डालेंगे, जिसमें ब्लू टू रेड हो गया, इसका मतलब वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा वाला, अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक अल्कोहल था, तो दूसरा अल्कोहल होगा, ऑब्वियस है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता और एक एल्केन होता, तो दूसरा एल्केन होता, ऑब्वियस है। मतलब इससे यह पता चलेगा कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन नहीं है। लेकिन ध्यान देना, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक में HCl रहे, तब दोनों ही लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कर देगा, वो नहीं पता चल पाएगा कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो एक एसिड है और एक अल्कोहल है, या एमाइड है, या एमीन है, या वाटर है, तब ऐसे केस में पता चल जाएगा, ज्यादातर केसेस में पता चल जाएगा जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एसिडिक चीज नहीं है, या बहुत कम एसिडिक। जैसे अल्कोहल वगैरह को तुम मान सकते हो कि नहीं एसिडिक होता है। हालांकि एसिडिक होना और एसिडिक नहीं होना ये रिलेटिव बात होता है, बट अल्कोहल लिटमस पेपर के कलर को नहीं बदलता है। बदलता कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था लिटमस टेस्ट, सिंपल। इसके बाद आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के पहले हम देख लेते हैं ईस्टर टेस्ट, उसके बाद लास्ट में देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ईस्टर टेस्ट क्या है समझना। ईस्टर टेस्ट, नाम से ही क्लियर है, जरूर ईस्टर वगैरह ईस्टर ही बनता होगा। ध्यान देना, दो वेसल है, एक में एसिड है और एक में कोई दूसरा कंपाउंड है। एक में है एसिड, ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक में है, और दूसरा में किसमें है, किसमें कौन है ये नहीं पता, और दूसरा है बाय द वे अल्कोहल है या एमीन है, कुछ भी है, अल्कोहल है या एमीन है। ठीक है, कुछ भी है, मतलब अदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम्हें पता करना है किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तुम क्या करोगे, दोनों वेसल से, वेसल ए से और वेसल बी से, दोनों से कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालोगे। एक में ए है, एक में बी है, फिर दोनों में क्या करोगे, तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का थोड़ा अमाउंट डाल दोगे, HCl ले लोगे या H2SO4 ले लोगे कोई। इसके बाद दोनों में अल्कोहल डालोगे, अल्कोहल दोनों में क्या डालोगे, अल्कोहल। कहीं से अल्कोहल ले आओगे, कुछ नहीं तो पीने वाला अल्कोहल जो ETOH होता है वो ले लो, या CH3OH, मिथेनॉल, कोई भी ले लो, अल्कोहल ले लो। जैसे ही दोनों में मिलाओगे अल्कोहल और एसिड, एक से स्वीट स्मेल आने लगेगा। जिससे स्वीट स्मेल आने लगे, समझो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था। इससे स्वीट स्मेल आने लगे, समझो कि ये जो ए कंपाउंड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। इससे स्वीट स्मेल आने लगे, इसका मतलब जो बी कंपाउंड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, बट ये स्वीट स्मेल आता क्यों है, होता क्या होगा, पहले से जिसमें भी एसिड है, अल्कोहल और H+ के साथ मिलके एसिड अल्कोहल H+ के साथ मिलके क्या बनाता है, स्टेरिफिकेशन, ईस्टर बनता है, और ईस्टर का स्मेल स्वीट होता है, इसलिए इसको ईस्टर टेस्ट भी बोलते हैं।
तो अगर अननोन कंपाउंड में अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने से स्वीट स्मेल आता है, इसका मतलब वो अननोन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। चौक छोटा हो गया हमारा, चौक को चेंज करने दो। देखो, दो वेसल है, एक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे के अंदर अदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट हमें नहीं पता है किस वेसल में कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक में ए कंपाउंड है, एक में बी कंपाउंड है। दोनों से थोड़ा थोड़ा सैंपल हम क्या करेंगे? निकालेंगे। दोनों से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे थोड़ा थोड़ा, या इससे बेटर ये है कि पहले क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लो। सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन दो वेसल में ले लो। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन दोनों वेसल में ले लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों को मिलाओ। ठीक है, एक में तुमको दिखेगा कि एफर्वेसेंस हो रहा है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तेज एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस का मतलब कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को मार्केट से खरीदो, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, उसको फिर हिला डुला दो पूरा एकदम तेजी से, और उसके बाद ढक्कन खोलो, कैसा बबलिंग होता है, वही बबलिंग एफर्वेसेंस कहलाता है, और काफी तेजी से होता है, इसलिए ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो क्या होगा, इस दोनों में से एक वेसल में दोनों में डालोगे, क्या डालोगे? कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, जिस वेसल में एफर्वेसेंस होने लगा, बबलिंग होने लगा, समझो वो जो कंपाउंड डाला गया है वो कौन है? एसिड है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का थ्योरी देखते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होता है, तो ये कार्बोनिक एसिड ये बना होता है किससे? स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है, और वीक एसिड जो कि कौन है? कार्बोनिक एसिड। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी वीक एसिड होता है, लेकिन रिलेटिवली कार्बोनिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट से वीक एसिड को रिप्लेस करेगा, सोडियम आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मतलब Na+ एंड RCOO- बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड हो जाएगा बाहर H2CO3, और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण टूट जाएगा, बन जाएगा H2O and CO2। और ये जो CO2 बनता है, यही CO2 बबलिंग के थ्रू, एफर्वेसेंस के थ्रू बाहर निकलता है। तुम पहले से जानते हो, जहां कहीं भी CO2 लिक्विड से बाहर निकलता वहां एफर्वेसेंस होता है, समझे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड को अलग कर देगा, जो टूट जाएगा H2 और CO2 में, CO2 निकलेगा तो एफर्वेसेंस होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कोई रहा तो इसको अलग ही नहीं कर पाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे अल्कोहल रहा तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से कम होता है, तो वो इसको नहीं निकाल पाएगा। लेकिन एक और चीज है, कोई भी एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहे या कोई और एसिड रहे, इसको आउट जरूर कर देगा। लेकिन एक चीज तो बोला ही जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, इस केस में तो पता चल ही जाएगा कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके पीछे का थोड़ा ज्यादा डिटेल
थ्योरी। हटा रहे हैं इसको, हम स्क्रीनशॉट ले लो, हमको थोड़ा जगह चाहिए इसलिए हटा रहे हैं। ध्यान देना, हमने पहले ही बताया है सल्फोनिक एसिड RH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों में सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। इसके आगे बढ़ो तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसके बाद आता है इसका नंबर और इसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल के बाद आता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। पहले भी हमने बताया जीओसी आइसोमेरिज्म में, जीओसी में इनफैक्ट। जरा गौर करना, अगर हम ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर होता है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड को रिप्लेस करेगा, बन जाएगा Na प्लस RCOO माइनस प्लस H2CO3 और सॉरी H2CO3 ना, H2CO3 और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण टूट जाएगा H2O और CO2 में। ठीक है, CO2 गैस रिलीज होगा एफर्वेशंस के थ्रू। लेकिन तुम बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे सल्फोनिक एसिड रहे तब भी एफर्वेशंस होगा? बिल्कुल, सल्फोनिक एसिड रहेगा तब भी एफर्वेशंस होगा। फिनॉल रहेगा तो एफर्वेशंस नहीं होगा। इनफैक्ट फिनॉल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोनिक एसिड से कमजोर एसिड है फिनॉल, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस करता है, ना कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस करता है। लेकिन यही फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप लगा दो, फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक नाइट्रो ग्रुप, दो नाइट्रो ग्रुप, तीन नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और ये इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो वैसे केस में अगर इस पिक्रिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया जाए तो बताओ क्या होगा? एफर्वेशंस होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल एफर्वेशंस होगा। बट इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराया जाए तो एफर्वेशंस नहीं होगा। इनफैक्ट ये रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन होगा। ठीक है, फैक्ट तो ये है कि 3 नाइट्रो ग्रुप के जगह पे 2 नाइट्रो ग्रुप रहता है, तब भी इसका फिनॉल में 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, तब भी इससे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। वैसे केसेस में भी एफर्वेशंस होता है। सही बताएं तो एक नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद भी इतना एसिडिक हो जाता है कि कार्बोनिक एसिड से थोड़ा बहुत ज्यादा एसिडिक तो हो ही जाता है। तो वैसे केस में भी एफर्वेशंस हो जाता है, लेकिन वहां डिफरेंस काफी कम का होता है तो एफर्वेशंस काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो 3 नाइट्रो ग्रुप और 2 ऑर्थो और एक पैरा पे लग जाए एफर्वेशंस होगा, 2 नाइट्रो ग्रुप एक ऑर्थो एक पैरा पे लग जाए एफर्वेशंस होगा, और एक नाइट्रो ग्रुप में भी एफर्वेशंस होगा, लेकिन मेटा पे नहीं होना चाहिए उसको, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे होना चाहिए। बट तुमसे एक वाला नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा ये 3 नाइट्रो ग्रुप वाला ही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरे समझ से तो ये था ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहीं पे, हटा इसको। एक बार हम अपना रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है। देखो, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी का, तो जो एसिड क्लोराइड होता है
इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है बाकी एसिड डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। इसके बाद होता है एसिड अनहाइड्राइड का रिएक्टिविटी। इसके बाद होता है एमाइड का रिएक्टिविटी, और इसके बाद होता है इस सॉल्ट का रिएक्टिविटी। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ रिएक्ट करे, नहीं, हम ये बोल रहे हैं इस चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका का क्या मतलब है? देखो, जब कोई न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? RC++OCl। ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहां अटैक करता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, देन Cl- निकल जाता है। ये जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप, ये जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो अब बताओ, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कौन है? सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? यहां लिविंग ग्रुप है Cl-, यहां लिविंग ग्रुप है O-, C++OR, यहां लिविंग ग्रुप है NH2-, और यहां लिविंग ग्रुप है O-2। बताओ, इसमें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, देन ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो जिसके साथ बेटर लिविंग ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो, इससे ये बनाना बड़ा आसान है, ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव बनाना। इससे ये बनाना भी बड़ा आसान है, इससे ये बनाना भी बड़ा आसान है, इससे ये बनाना आसान है, इससे ये बनाना आसान है, इससे ये बनाना आसान है। बट इससे ये बनाना या इससे ये बनाना या इससे ये बनाया तो जा सकता है, लेकिन बनाना आसान नहीं है। मतलब अभी जो मैकेनिज्म हम दिखाएंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लो, उसका अटैक करा दो, ऊपर नीचे होकर निकल जाएगा, वो उस तरह से तो नहीं ही होगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम, जरा गौर करो। हम इसको मिटाएंगे, फिर से लिख देते हैं। हमने बोला कि जो एसिड क्लोराइड है RC++OCl, ये ज्यादा रिएक्टिव है एसिड अनहाइड्राइड के रिस्पेक्ट में। ये ज्यादा रिएक्टिव है एमाइड के रिस्पेक्ट में, और ये ज्यादा रिएक्टिव है कार्बोक्सिलेट आयन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो, अगर हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, तो तुमको एसिड क्लोराइड से ये बनाना है। तुम कुछ मत करो, एक एसिड ले लो बस। ठीक है, या इसका सॉल्ट ले लो, तो सॉल्ट रहेगा तो निगेटिव चार्ज रहेगा तो और अच्छा है। एसिड भी रहेगा तो ये अटैक करेगा ऊपर नीचे आउट। अगर इसी का रिएक्शन तुम करा देते हो NH3 के साथ, NH3 अटैक करेगा ऊपर नीचे आउट, एमाइड बन जाएगा। यहां पे एनहाइड्राइड बना, यहां पे एमाइड बन गया। और अगर इसी को वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, एक्वस NaOH अगर ले लिए, NaOH ले लिए, तो रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा। या H3O+ लोगे तभी रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। सारे एसिड डेरिवेटिव के वाटर के साथ रिएक्शन होता है, चाहे कम टेम्परेचर पे चाहे ज्यादा टेम्परेचर पे। क्योंकि इसका रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, तो इसको तो पानी दोगा ऐसे ही बिना रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाएगा।
इसका रिएक्टिविटी कम है तो इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा और इसको तो बहुत ही गर्म करना पड़ेगा हाइड्रोलाइज होने के लिए। तो H3O प्लस H2O के साथ इसका रिएक्शन करा दो या H3O प्लस के साथ करा दो या एक्वस NaOH के साथ करा दो, ये क्या हो जाएगा, वाटर यहां पे अटैक करेगा, ऊपर ऊपर नीचे ये आउट, और चूंकि बेसिक मीडियम है तो यहां पे बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इससे ये तीनों बन गया। अगर ये हम लेते तो ये दोनों बनता, कैसे देखो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OR, इसका रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, एमाइड बन जाएगा, अटैक करेगा ऊपर नीचे ये आउट। ठीक है, इसके बाद ये अगर ले लें, हाँ ये लिए हो तो एमाइड बनेगा और ये बनेगा, ये कैसे बनेगा देखो, इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दो, NaOH साथ में ले लो, एक्वस NaOH एक्वस, या H3O प्लस लोगे तो ये सॉल्ट के फॉर्म में नहीं आएगा, एसिड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर एमाइड लिए, एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, तो ऐसे केस में इससे केवल ये बना पाओगे, इसको क्या कहते हैं, H3O प्लस दे दें या NaOH दे दें। NaOH लेके ही हीट करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सॉल्ट हमको बनाना है, तो H3O प्लस लोगे तो एसिड के फॉर्म में रह जाएगा, NaOH एक्वस ले लो और बॉयल करो, हीट करो, तब ये, सॉरी NH2 है, तब ये एसिड में कन्वर्ट होगा। तुम चाहो तो यहां से भी ये बन सकता है, लेकिन जो मैकेनिज्म अभी हम अपना रहे हैं उससे नहीं बनेगा। इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, ये बन जाएगा। इससे ये कैसे बनेगा, मुश्किल है और तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। तुम्हें इससे बनाना है ये, तुम्हें इससे बनाना है ये, तुम्हें इससे बनाना है ये, और इससे ये बनाना है तो SOCl2 का यूज करो। ठीक है, तो अब इसी को हम एक चार्ट के थ्रू समझाएंगे। हटा रहे हैं इसको फटाफट। इससे तुम बना सकते हो ये, इससे तुम बना सकते हो और इससे तुम बना सकते हो ठीक है, इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो। ठीक है, और अगर इससे बनाना हो ये तो तुम्हें SOCl2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है एंड इससे ये बना है, ये सबका एक मैकेनिज्म है और इसका मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, ये सब में क्या हुआ है, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, देन लिविंग ग्रुप का निकलना होता है। यही ना होता है, जैसे इस तरह का RC डबल बॉन्ड OX, तो इस पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो अटैक होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस एंड NU और यहाँ पे X, फिर ये नीचे आता है और ये आउट, और इस तरह से बन जाता है RC डबल बॉन्ड ONU। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। ठीक है, तो तो अब तक समझ में आया होगा कि इससे ये तीनों बनाना आसान है, इससे ये दोनों बनाना आसान है, इससे ये बनाना आसान है, और नीचे से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिएजेंट होता है जिससे बनाया जा सकता है। जैसे इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे ये बनेगा। मैकेनिज्म इस तरह का नहीं होगा, कुछ और ही मैकेनिज्म होगा जो हमने नहीं बताया और जरूरत भी नहीं है। बट याद रखना है, एसिड का या सॉल्ट का SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे एसिड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एसिड एंड
एसिड डेरिवेटिव। इनफैक्ट एसिड डेरिवेटिव को अलग अलग करके भी पढ़ाया जा सकता है, एसिड हैलाइड एक में, एसिड एमाइड एक में, अनहाइड्राइड एक में, बट टाइम उतना नहीं है और जरूरत भी उतना नहीं है, इसलिए इतना पे ही खत्म करते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एमीन के साथ। थैंक यू।